अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ का तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक, हरीश राव का बयान। खातून का ऑपरेशन करने के बाद पेट में कपड़ा छोड़ दिए, 1.5 साल बाद पेट से कपड़ा निकाल दिया गया। तेलंगाना के जगतियाल में सरकारी डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाकया। शब कदर के मौके पर आज रात हैदराबाद के फ्लाईओवर ब्रिजेस बंद, पुलिस का बयान। सीएम केसीआर ने कौमी अवार्ड हासिल करने पर ग्राम पंचायतों की सताइश की। अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ का तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक, हरीश राव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी गई। वज़ीर मौसूफ़ ने यादाद्री भुंगिर ज़िले के चटुवल टाउन में 100 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 में यादाद्री में ज़िले में एम्स मुख्तस किया गया था। मोदी ने 4 साल बाद इसका संग बुनियाद रखा। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर तनक़ीद की कि वो सिर्फ एम्स अलाट करने पर फ़ख्र कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए। रियासती हुकूमत ने एम्स की तामीर के लिए 200 एकड़ ज़मीन मुख्तस की है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तिब के मैदान में तरक्की कर रहा है। नीति आयोग ने भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड के मुतासरीन को मुफ्त डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही है। रियासत भर में 102 डायलिसिस मराकज़ कायम किए गए। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथी के ज़रिए फ्लोराइड से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा न्यूट्रिशन किट स्कीम शुरू की जा रही है। सूर्यापेट और नलगुंडे में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। वज़ीर मौसूफ़ ने कैंसर के मरीज़ों के लिए कीमोथेरेपी की खिदमात शुरू की जाने वाली है। उन्होंने कहा कि एलबी नगर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 1 साल में 10,000 बिस्तर इस अस्पताल में दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल हेल्थ सिटी का काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मॉडल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत तालीम और तिब पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत और BRS के दौरे हुकूमत में यही फ़र्क है। बिदर से दिल्ली रवानगी के दौरान एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का तवक़्क़ुफ़। कर्नाटक के ज़िले बिदर के भालकी कस्बे में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करने के बाद दिल्ली जाते हुए AICC के सरकर्दा क़ायद राहुल गांधी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए तवक़्क़ुफ़ किया। इसकी खबर मिलते ही AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिकराव ठाकरे, TPCC सदर रेवंत रेड्डी, AICC सेक्रेटरी रोहित चौधरी, नदीम जावेद ने राहुल गांधी का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया, इनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उन्होंने तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खातून का ऑपरेशन करने के बाद पेट में कपड़ा छोड़ दिए, 1.5 साल बाद पेट से कपड़ा निकाल लिया गया। तेलंगाना के जगतियाल में सरकारी डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाक़या। तेलंगाना के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाक़या 1.5 साल बाद सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने एक हामिला खातून की डिलीवरी के बाद इसके पेट में दस्तीनुमा कपड़ा भूल गए, जिसकी वजह ये खातून 1.5 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी और एक खानगी अस्पताल में स्कैनिंग करवाने पर पता चला कि इसके पेट में कपड़ा है। खानगी अस्पताल के डॉक्टर ने खातून का ऑपरेशन करते हुए इसके पेट से कपड़ा निकाल दिया। ये वाक़या जगतियाल ज़िले सरकारी अस्पताल का है, जहां सिलसिला ज़िले के विमलवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नाविया श्री नामी खातून डिलीवरी के लिए 19 दिसंबर 2021 में जगतियाल सरकारी अस्पताल के माता शिशु सेंटर से रुजू हुई थी। डॉक्टरों ने इसकी सिज़ेरियन ऑपरेशन करते हुए डिलीवरी अंजाम दी, लेकिन एक कपड़ा इसके पेट में ही छोड़ दिया और खातून 2-3 बाद अपने मकान लौट गई। इसके चंद दिन बाद से इसे पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। कई मरतबा अस्पताल में बताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह 1.5 साल तक खातून दर्द कम करने की गोलियां खाती रही। ताहम 2 दिन कबल खानगी अस्पताल ने इसके दर्द का पता चला ने स्कैनिंग की, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि पेट में कपड़ा मौजूद है। डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन के ज़रिए कपड़ा निकाल दिया। जगतियाल सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खातून के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
شب قدر کے موقع پر آج رات حیدرآباد کے فلائی اوور بریجز بند رہیں گے۔ شب قدر کے موقع پر حیدرآباد میں کئی فلائی اوور بریجز یونگل یعنی 18 اپریل کی رات 10 بجے سے بند کر دیے جائیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میں گرین لینڈ فلائی اوور، PNVR ایکسپریس وے اور لنگر ہاؤس فلائی اوور کے علاوہ تمام فلائی اوورز بند رہیں گے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ نکلیس روڈ کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں درجہ حرارت 42.5 ڈگری سیلسیس درج۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدھ سے ہفتے تک تلنگانہ کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 18 تا 22 اپریل ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاج گری اور سدی پیٹ اضلاع میں ژالہ باری ہوئی۔ اعظم ترین درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس ریاست کے کئی مقامات پر درج کیا گیا۔ اعظم ترین درجہ حرارت 42.5 ڈگری سیلسیس گزشتہ روز عادل آباد ضلع میں درج کیا گیا۔ TSRTC کی جانب سے الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کی جانب سے الیکٹرک بسیں متعارف کی جائیں گی۔ آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو سفر کا بہتر اور آرام دہ تجربہ اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے RTC الیکٹرک AC بسوں کا آغاز کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلی بار RTC دور دراز علاقوں تک یہ بسیں چلائے گی۔ RTC انتظامیہ وجے واڑہ روٹ پر 50 الیکٹرک AC بسیں چلانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں الیکٹران گرین ٹیک ادارہ لمیٹڈ کو 550 بسوں کے لیے RTC نے آرڈر دیا ہے۔ ان میں سے 500 بسیں حیدرآباد شہر، وجے واڑہ روٹ پر 50 بسوں کو چلانے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ الہ آباد اشوک لیلینڈ GM اداروں سے مزید 1000 الیکٹرک بسوں کو دستیاب کروایا جائے گا۔ گراس کاسٹ کنٹریکٹ کی بنیاد پر بسوں کو مرحلہ وار فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے بس بھون میں الیکٹرک بسوں کے ماڈل بس کا تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے معائنہ کیا۔ انہوں نے بس میں مسافرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو بعض مشورے بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ مسافرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت نہ کی جائے۔ حیدرآباد گرم سیاحتی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ حیدرآباد اس موسم گرما میں گرم ترین سفری مقامات میں سے ایک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ شہر دور دراز سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ مئی کے مہینے کے لیے بکنگ بڑھ رہی ہے۔ سیاحتی ایجنسیاں انتظامات اور شہر میں آنے والے لوگوں کے گروپس کو سنبھالنے میں مصروف ہے۔ حیدرآباد شہر کا چرچا بہت زیادہ، جہاں روزانہ تقریباً 15% لوگ اس کے تعلق سے جانتے ہیں۔ موتیوں کے اس شہر کے سفر کے بارے میں ہر روز لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سال حیدرآباد آنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ یہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی اس شہر کو دیکھنے میں گہری دلچسپی دیکھ رہے ہیں۔ فارم ہاؤسز کی خریدی میں اضافہ، سرسبز و شاداب ناگر کرنول کی حیرت انگیز تبدیلی۔ ناگر کرنول کی تبدیلی کو یقین کرنے کے لیے اسے دیکھنا ہوگا۔ کبھی ریاست کے قحط زدہ علاقوں میں سے ایک تھا، جہاں ہر سال کئی علاقے شدید خشک سالی کی زد میں رہتے تھے۔ اب اس ضلع میں ہر طرف ہر چیز ہری بھری نظر آ رہی ہے۔ پانی جو کبھی کسانوں اور عام لوگوں کے لیے ایک نایاب شے تھی، اب وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ اس خطے کے تمام آبپاشی پروجیکٹ کے ساتھ کولہاپور، ناگر کرنول، کلوا کرتی اور جرشلہ سے لے کر اچمپیٹ تک سال بھر پانی سے بھرا رہتا ہے۔ کلوا کرتی کی بدولت ضلع میں لفٹ اریگیشن پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ CM KCR نے قومی ایوارڈ حاصل کرنے پر گرام پنچایتوں کی ستائش کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پیر کے روز دہلی میں پنچایت ایوارڈز کی تقریب کے فروغ کے قومی کانفرنس میں ریاست کی گرام پنچایتوں کو کئی باوقار قومی اعزازات حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں جاری ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ ریاست نے مرکزی حکومت کے اعلان کردہ 46 ایوارڈز میں سے 13 جیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن تھا کہ تلنگانہ نے دین دیال اپادھیائے پنچایت سدت وکاس ایوارڈز میں 9 تھیم پر مبنی زمروں میں سے 8 زمروں میں ایوارڈ حاصل کیے۔ ملک بھر میں تقریباً 2,50,000 گاؤں پنچایتوں نے ان ایوارڈز کے لیے مقابلہ کیا اور ان میں سے صرف 46 گاؤں کو ہی ایوارڈ ملے۔ تلنگانہ نے 13 ایوارڈ جیتے، جو کل اعلان کردہ ایوارڈز کا 30% حصہ ہے۔ تلنگانہ نے 13 میں سے پہلے 4 رینک حاصل کیے۔ یہ ایک بہت اچھا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایوارڈ دیہی ترقی کی سرگرمیوں کا ثبوت ہے، جن میں ریاستی حکومت کی جانب سے
पल्ले प्रगति को नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। चीफ मिनिस्टर ने पंचायत राज के वजीर रबली दयाकर राव, सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर हनुमंत राव, मुतल्लिका गाँव के सरपंचों, एमपीज, जिले परिषद के एमपीपीज, जिले परिषद के चेयरपर्सन और पंचायत राज महकमे के अहदेदारों को सदर द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद की खातून ने मुत्तहिदा अरब अमारात के महफूज ड्रॉ में 2 करोड़ से ज़्यादा इनाम का जीता। हैदराबाद की 31 साला खातून जिस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में मुक़ीम है, हाल ही में हफ्तावार महात कुरान अंदाजी में 10 लाख दिरहम 2,22,28,303 रुपये के बराबर की फ़ातह बनी है। खुशकिस्मत फ़ातह, जिसकी शिनाख्त हमीदा बेगम के नाम से हुई, ने 1 अप्रैल को मुनाक़िद होने वाले 122वीं हफ्तावार महाज कुरान अंदाज़ी के दौरान 6 जीतने वाले नंबरों में से 5 का मुकाबला किया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में अतीक और उसके भाई अशरफ के कत्ल की तहकीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज का तहकीक़ात का मुतालबा। गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में मारे जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कत्ल की तहकीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज की सरबराही में एक रुकनी कमेटी के क़याम की हिदायत की दरख्वास्त की गई। एडवोकेट विशाल तिवारी ने इतवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एक आज़ाद माहिर कमेटी का मुतालबा किया और साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में हुए 183 इनकाउंटर्स की तहकीक़ात का भी मुतालबा किया। अहमद और उसके भाई को सहाफ़ी ज़ाहिर करते हुए 3 हमलावरों ने गोली मार कर हलाक कर दिया, जब पुलिस एहलकार इन्हें हफ्ते की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए ले जा रहे थे। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक़ जज की सरबराही में एक आज़ाद माहिर कमेटी तश्कील देकर कानून की हुक्मरानी की हिफाजत के लिए रहनुमा खतूत मांगे गए और 2017 से अब तक होने वाले 183 इनकाउंटर्स की भी इंक्वायरी की जाए। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल पर कपिल सिब्बल ने उठाए 8 सवाल। राज्यसभा के रुकन व मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल पर 8 सवालात उठाए हैं। हफ्ते की रात जब इन्हें तिब्बी मायने के लिए ले जाया जा रहा था, हमलावरों ने मीडिया की मौजूदगी में इन्हें गोली मार कर हलाक कर दिया। कपिल सिब्बल ने आर्ट ऑफ एलिमिनेशन के नाम से ट्वीट किया और इस वाक़े पर सवालात उठाए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके शुक्र शुबात का इज़हार किया कि इन्हें रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों ले जाया गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी न होने के बावजूद बाहर क्यों लाया गया, मुतासिरीन को बात करने की मीडिया को क्यों इजाज़त दी गई, ऐसे मज़ीद सवालात उन्होंने उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमलावरों के हाथों में महंगे इम्पोर्टेड हथियार थे। ऐसा लगता है कि कातिलों ने फायरिंग की अच्छी तरबियत हासिल की और तीनों कातिलों ने हथियार डाल दिए। सिब्बल ने अपने सवालात में अपोजिशन की तरफ से उठाए गए शुकूक व शुबहात का भी जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के जिले बागपत में आज ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। ये धमकी हालांकि फेसबुक के ज़रिए से मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बागपत कोतवाली इंचार्ज अमित गिल ने यहाँ बताया कि किसी ने फेसबुक पर रियासत के वज़ीर आला आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी है। जब इस पोस्ट को ट्विटर पर ट्वीट किया गया तो बागपत पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच का आगाज़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अमन रज़ा नामी शख्स ने फेसबुक पर वज़ीर आला को गोली मारने की धमकी से मुतालिक मैसेज पोस्ट किया। इस स्क्रीनशॉट को टैग करते हुए ट्विटर अकाउंट नितिन तोमर ने टीम बजाते रहे के ज़रिए वज़ीर आला, डीजीपी और दीगर अफसरान को ट्वीट किया। सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली इंचार्ज गिल का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। इब्तिदाई जांच में सामने आया है कि मुल्जिम अमन रज़ा बागपत का रहने वाला है। बीजेपी में शमूलियत की खबरें अफवाह, अजीत पवार का बयान। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रहनुमा अजीत पवार ने इस बात की तस्दीक की कि वो अपने हामियों के साथ बीजेपी में जाने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने ज़राए ब्लाक पर इल्ज़ाम लगाया कि बगैर किसी वजह की अफवाहें फैला रहा है। अजीत पवार ने एनसीपी और महाराष्ट्र के अपोजिशन इत्तेहाद में दरार की बात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसी भी अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। मैं एनसीपी के साथ हूँ और मैं एनसीपी के साथ रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने 40 MLA के दस्तखत नहीं लिए। जो MLA आज मुझसे मिलने आए, ये एक मामूल का अमल है, कोई और मतलब ना निकाले। साबिक़ नायब वज़ीर आला ने कहा कि एनसीपी कारकुनान तमाम गुंजों की वजह से उलझन में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं इन्हें बताना चाहता हूं को फिक्र ना करें। शरद पवार की क़यादत में एनसीपी की तश्कील हुई और ऐसे वक्त भी आए हैं जब हम इक़्तिदार में और अपोजिशन में रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि ऐसे अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं और बेरोज़गारी और किसानों के मसाइल जैसे अहम मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है।
पवार ने इन रिपोर्टों को भी रद्द कर दिया कि उन्होंने अपना ट्विटर बायो तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा, आखिरी बार जब मैंने कुछ बदला तो मुझे नायब वज़ीर आला के ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। इससे कबल अजीत पवार के चचा और एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने हुक्मरान एकनाथ शिंदे बीजेपी इत्तेहाद में जाने की ख्वाहिशमंद एमएलए की तकसीम और मीटिंग की खैरसराई को ख़त्म कर दिया था। एनसीपी के अजीत पवार ने इन खबरों की तस्दीक की कि उन्होंने कल एमएलए की मीटिंग बुलाई है। शरद पवार ने मान्यवरों से कहा, इतलात में कोई सच्चाई नहीं है। अजीत पवार ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये सब आपके जहन में है। पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने आज सुबह अगले 15 दिनों में 2 बड़े सियासी धमाकों को इशारा दिया था, जिससे इनके कज़िन अजीत पवार के गिर्द घूमने वाली ख्यासारियों में शिद्दत आई है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।